बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 42 में। आज बात करनी है हमको छोटे छोटे प्रांतों में। जो प्रांत है वो बंगाल प्रांत की बात करनी है। और बंगाल प्रांत में जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम, गौरी के 4 गुलाम थे। गौरी के गुलामों में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, इसने बंगाल और बिहार पर फतह हासिल की थी। बंगाल और बिहार इसने जीता था, बिन बख्तियार खिलजी ने। फिर सल्तनत काल में जो है सर्वाधिक विद्रोह, इसके बाद सल्तनत काल आया है ना। गौरी के जाते जाते फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को वो लाहौर में बैठा गया। फिर सल्तनत काल में जो है सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह बंगाल में ही हुए हैं। सल्तनत के विरोध में जो विद्रोह हुए, सर्वाधिक विद्रोह जो हुए हैं सल्तनत काल में, सर्वाधिक विद्रोह जो हुए हैं वो बंगाल में ही हुए हैं। पहली बात, बंगाल में हुए। इन विद्रोहों को दबाने के लिए, बंगाल पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए, इन विद्रोहों को दबाने के लिए जो है गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना, और आगे बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल प्रांत को 3 भागों में बांटा, है ना। बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए, बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 प्रांतों में बांटा, है ना। पहला था उत्तरी बंगाल, फिर पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बंगाल। पूर्वी बंगाल तो आज का बांग्लादेश हो जाता है, आमार सोनार बांग्ला। तो आप पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के हिसाब से और आमार सोनार बांग्ला के हिसाब से याद रख सकते हैं। सोनारगांव राजधानी थी इसकी। राजधानी क्या थी दोस्तों? सोनारगांव। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? सोनारगांव। उत्तरी बंगाल की राजधानी थी लखनऊती। उत्तरी बंगाल की राजधानी क्या थी दोस्तों? लखनऊती या लक्ष्मणपुर। लखनऊती या लक्ष्मणपुर, ठीक है। और दक्षिणी बंगाल की राजधानी दोस्तों थी सतगांव। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में बांटा था, या गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बांटे गए बंगाल के क्षेत्र में बंगाल का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो पश्चिमी क्षेत्र नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से खजुराहो के मंदिरों में उत्तरी समूह नहीं है, पूर्वी समूह है, पश्चिमी समूह है और दक्षिणी समूह है। लेकिन खजुराहो के मंदिरों में उत्तरी समूह जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से इसमें पश्चिमी बंगाल में नहीं बांटा गया है। पश्चिमी बांट भी नहीं सकते क्योंकि वो भारत के अंदर चला जाएगा। तो उत्तरी बंगाल की राजधानी थी लखनऊती, पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला, तो ऐसे सोनारगांव, और दक्षिणी बंगाल की राजधानी थी सतगांव, ठीक है। फिर अब इस पर शासकों का जो क्रम आपको दोस्तों याद रख लेना है, वो मैं हमेशा बोलता हूं कि स्ट्रक्चरल पढ़िए। फई शिग शरु अनु, फई शिग शरु अनु, है ना। फई सिग शरु अनु, ये शासकों का क्रम है। तो पहला शासक जो हमको देखना है वो देखना है दोस्तों फखरुद्दीन मुबारक शाह। फा से देखना है फखरुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। बहुत ज्यादा जान नहीं देनी है इसके लिए, लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा। फखरुद्दीन मुबारक शाह। और 1338 में जो है 1338 में एमबीटी आ गए थे दिल्ली में, एमबीटी दिल्ली में। तो 1338 में एमबीटी के आते आते फखरुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर लिया। स्वतंत्र घोषित कर प्रांत बना लिया, प्रांत बनाया। ठीक है दोस्तों, कैसे याद रखेंगे? 1338 में मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली में सल्तनत में आते आते तक
फखरुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल प्रांत को स्वतंत्र घोषित करके एक प्रांत स्वतंत्र घोषित कर लिया बंगाल प्रांत के नाम से, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी लखनऊती की जगह पांडुआ बनाई। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। लखनऊती की जगह राजधानी क्या हो गई दोस्तों? पांडुआ। तो लखनऊती की जगह राजधानी पांडुआ किसने बना ली है? फखरुद्दीन मुबारक शाह, जिसका मूल नाम था अलाउद्दीन अली शाह। इसी को बोलते हैं अलाउद्दीन अली शाह। इसी का नाम क्या है? अलाउद्दीन अली शाह, ठीक है। तो फा से फखरुद्दीन मुबारक शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली में रहते समय बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर राजधानी लखनऊती से कहां घोषित कर दी? पांडुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला पॉइंट, फिर इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो दूसरा सरदार आ जाता है इलियास खां। इलियास खां है ना, या बोले तो इलियास, है ना, इलियास खां। इलियास खां जो था वो इसका सरदार था, अलाउद्दीन अली शाह या फखरुद्दीन मुबारक शाह का। तो पहले वाले का सरदार था, पहले वाले का सरदार, ऐसे लिख देता हूं मैं। पहले वाले मतलब फखरुद्दीन मुबारक शाह बोल लीजिए, चाहे अलाउद्दीन अली शाह बोल लीजिए। तो पहले वाले का सरदार था इलियास खां, और इसने बंगाल पर अपना अधिकार कर अपना नाम शमशुद्दीन इलियास रखा। पहले वाले का सरदार था और बंगाल पर अधिकार कर लिया इसने, बंगाल पर अधिकार किया। दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा नहीं अपने दिमाग में भरना है, क्योंकि यहां से बहुत कम आता है। जो इंपॉर्टेंट दो हैं वो यहां पे हैं, ये दोनों, ठीक है। तो पहले वाले इस वाले का सरदार है और बंगाल पर अधिकार सत्ता ले ली इसने, सत्ता ले ली। तो इसका सरदार अब शासन के रूप में आ गया इलियास खां, ठीक है। और इसके सुल्तान बनते बनते दिल्ली में एफएसटी आ गया। इसके समय तक दिल्ली में कौन आ गया? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक आ गया। और फिर इलियास खां की मृत्यु वगैरह हो जाती है। सो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी। तीसरा शासक दोस्तों इसमें आ जाता है सिकंदर शाह। तीसरा शासक आ जाता है सिकंदर शाह। फिरोज शाह तुगलक इस पर आक्रमण करता है। फिरोज शाह तुगलक इस पर आक्रमण करता है। फिरोज शाह तुगलक इस पर आक्रमण करता है, किंतु जीत नहीं पाता, किंतु जीत नहीं पाता सिकंदर शाह को, ठीक है। सो इतनी सी बात याद रखना है, किंतु जीत नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसने पांडुआ में, सिकंदर शाह ने पांडुआ में, जो पांडुआ राजधानी बन गई थी लखनऊती की जगह, पहले शासक ने जो बनाई थी, इसने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदीना मस्जिद बनवाई। तो सिकंदर शाह ने जो नई राजधानी थी पांडुआ, पांडुआ में कौन सी मस्जिद बनवाई दोस्तों? अदीना मस्जिद, ठीक है। तो पांडुआ में अदीना मस्जिद किसने बनवाई है? सिकंदर शाह ने। यही पॉइंट याद रखना है। फिर नेक्स्ट है गा से गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह चौथा शासक है दोस्तों, गयासुद्दीन आजम शाह। चौथा शासक है गयासुद्दीन आजम शाह। आजम शाह योग्य शासक था, योग्य शासक था गयासुद्दीन आजम शाह। और इसने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। तो आपसे पूछेगा बंगाल के किस शासक ने चीन में दूत मंडल भेजा? चीन में दूत मंडल या मैसेंजर्स का ग्रुप भेजा, चीन में दूत मंडल भेजा। तो चीन में दूत मंडल किसने भेजा है? गयासुद्दीन आजम शाह ने। गया, कौन गया? दूत मंडल गया। याद हो जाएगा दोस्तों, दूत मंडल गया तो किसने भेजा होगा? गयासुद्दीन आजम शाह ने। नेक्स्ट है शमशुद्दीन अहमद शाह। शाह से है पांचवा शासक शमशुद्दीन अहमद शाह। शमशुद्दीन अहमद शाह पांचवा शासक। शमशुद्दीन अहमद शाह। जौनपुर का जो शासक था इब्राहिम शर्की ने इस पर आक्रमण किया था। जौनपुर शासक
इब्राहिम शर्की ने इस पर आक्रमण किया, बस और इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसका, अब सबसे इंपॉर्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो शमशुद्दीन अहमद शाह के बारे में ये हो जाएगा, इब्राहिम शर्की ने आक्रमण किया। छठवां शासक है रुकनुद्दीन बारबक शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बारबक शाह नाम भी बड़ा अच्छा सा है, रुकनुद्दीन बारबक शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह। रुकनुद्दीन बारबक शाह के बारे में ध्यान दीजिए। इसने अपनी सेना में अरब सैनिकों की नियुक्ति की, अपनी सेना में मजबूत बनाने के लिए अरब सैनिकों की नियुक्ति की। ठीक है, सेना को मजबूत बनाने के लिए इसने रुकनुद्दीन बारबक शाह ने किसकी नियुक्ति की? अरब सैनिकों की नियुक्ति की। ठीक है, मालधर बसु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बहुत बार परीक्षा में आए हैं। मालधर बसु जो थे इन्हीं के दरबार में थे और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? श्री कृष्ण विजय। वेरी इंपॉर्टेंट, नींद से भी कोई जगा दे तो बनना चाहिए आपसे। मालधर बसु किसके दरबार में थे? बंगाल के शासक रुकनुद्दीन बारबक शाह। रुकनुद्दीन बारबक शाह के दरबार में थे मालधर बसु, और मालधर बसु की बुक भी पूछी जाती है श्री कृष्ण विजय। ठीक है, फिर मालधर बसु ने ही इसको, रुकनुद्दीन बारबक शाह को, मालधर बसु ने इसको गुणदाज खान की उपाधि दी थी। गुणदाज खान उपाधि दी है किसको? रुकनुद्दीन बारबक शाह को। किसने? मालधर बसु ने रुकनुद्दीन बारबक शाह को काय की उपाधि दी है? गुणदाज खान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणदाज खान की उपाधि। फिर इसी के समय, रुकनुद्दीन बारबक शाह के समय ही कृत्तिवास ने, ये मैं प्राचीन भारत में आपको पढ़ा चुका हूं, रामायण और महाभारत के समय, वैदिक साहित्य के समय पढ़ा चुका हूं। कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला अनुवाद किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला अनुवाद किया है, इसी के समय थे कृत्तिवास जी, रुकनुद्दीन बारबक शाह। दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गई, मालधर बसु और कृत्तिवास। तो कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला अनुवाद किया, और इसी बांग्ला रामायण को क्या बोलते हैं? बंगाल का बाइबल। ठीक है, और इसी रामायण को, जो अनुवादित रामायण है, इसे बंगाल का बाइबल बोलते हैं, बंगाल का बाइबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो ध्यान दीजिएगा। रुकनुद्दीन बारबक शाह के बारे में, मालधर बसु और कृत्तिवास। मालधर बसु श्री कृष्ण विजय, कृत्तिवास रामायण का बांग्ला अनुवाद। गुणदाज खान की उपाधि किसने? मालधर बसु ने। तो ये रुकनुद्दीन बारबक शाह की बात करिए। रुकनुद्दीन फिरोज तो इल्तुतमिश का बच्चा था, रुकनुद्दीन फिरोज अलग था, रुकनुद्दीन बारबक शाह अलग है दोस्तों। इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह, सातवां शासक, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। यहां से मतलब अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, ये बंगाल के शासकों में सर्वश्रेष्ठ था, काफी उदार था। पहली बात थी उदार था। उदार होने के कारण हिंदुओं को उच्च पद दिए इसने, हिंदुओं को उच्च पद दिए। उदार था, टॉलरेंट था, सहिष्णु था, जिसके कारण हिंदुओं को इन्होंने उच्च पद दिए, पहली बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनका हो जाएगा दोस्तों, इसने खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी धारण की? खलीफतुल्ला। गुणदाज खान इसके पहले वाले थे, खलीफतुल्ला ये हैं दोस्तों। खलीफतुल्ला उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन हुसैन शाह, खलीफतुल्ला। तो ये ध्यान में रख लेना है आपको। फिर हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण इसको कृष्ण का अवतार कहते थे। कृष्ण का अवतार कहा गया है। हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण इनको कृष्ण का अवतार कहा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है जगत भूषण और नृपति तिलक की उपाधि भी धारण की है।
जगत भूषण और नृपति तिलक। नृप मतलब राजा होता है, तो जगत भूषण की उपाधि मिली है इनको, और नृपति तिलक, राजाओं में तिलक, राजाओं का सबसे उच्च भाग तिलक। तो कृष्ण का अवतार, जगत भूषण या नृपति तिलक, ये तीनों उपाधियां किसने धारण की है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। क्यों धारण की है? क्योंकि हिंदुओं के प्रति काफी उदार थे ये। ठीक है, फिर खोदियों द्वारा पराजित, खोदी जो थे, एक जाति थी खोदियों द्वारा पराजित जौनपुर के शर्की शासक को इसने शरण दी थी। जौनपुर के शर्की शासक को शरण दी थी, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दी थी। ठीक है, तो खोदियों द्वारा पराजित जौनपुर। एक और मोहम्मद गौरी को किसने मारा था? खोखरों ने मारा था। यहां खोदियों हैं, तो खोदियों जनजाति के द्वारा जो जौनपुर का शर्की सुल्तान भागा फिर रहा था, उसको शरण दी थी। और इसी के समय बंगाल में सत्यपीर संप्रदाय, इसी के समय बंगाल में सत्यपीर संप्रदाय, ये याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, संप्रदाय प्रचलन में आया, सत्यपीर संप्रदाय। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय ही बंगाल में सत्यपीर संप्रदाय जो है वो प्रचलन में आया या प्रचलित हुआ, सत्यपीर संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, लास्ट शासक है दोस्तों इसमें नुसरत शाह। लास्ट शासक कौन है दोस्तों? नुसरत शाह, बंगाल के। ठीक है, फई शिग शरु अनु, नुसरत शाह 8वें नंबर के, 2, 4, 6 और 8, 8वें शासक है दोस्तों नुसरत शाह। ठीक है दोस्तों, बाबर के आक्रमण के समय तक यह बंगाल का शासक था। बाबर के आक्रमण के समय जब भारत पे बाबर का आक्रमण हो रहा था तो यह बंगाल का शासक था। बाबर के आक्रमण के समय यह बंगाल का शासक था। पहली बात, आपको टाइमलाइन समझ में आ गई, बाबर के आक्रमण के समय यह बंगाल का शासक था। दूसरी बात, इसी के समय रामायण तथा महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया, तो महाभारत का भी बांग्ला में अनुवाद हुआ है। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद इसके समय ही हुआ है, नुसरत शाह के समय ही। फिर तीसरी बात, इसने गौड़ में बड़ी सोन मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया, यह ध्यान में रखना है। बंगाल में एक जगह है गोंड में बड़ी सोन मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद। पांडुआ में कौन सी मस्जिद बनी थी दोस्तों? अदीना मस्जिद। और गौंड में, बंगाल में गौंड नामक जो जगह है, गौंड नामक जगह पे बड़ी सोन मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मस्जिदों के। ठीक है, इसके पहले मैं शर्की साम्राज्य में आपको झांझरी मस्जिद, अब्ताला मस्जिद, ये सब बता चुका हूं, है ना। यहाँ अदीना मस्जिद है, बड़ी सोन मस्जिद है और कदम रसूल मस्जिद। तो इनको अच्छे से याद करिए, हो सके तो गूगल करके इनके चित्र देखिए, इमेजेस देखिए। ठीक है, तो बंगाल के गौंड में इसने 2 मस्जिदें बनवाई, बड़ी सोन मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद, नुसरत शाह ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फाइनली 1539 में जब शेरशाह सूरी होता है ना, चौसा का युद्ध लड़ रहा होता है हुमायूं से। 1539 में जो शेरशाह सूरी होता है वो हुमायूं से चौसा का युद्ध लड़ रहा होता है। तो 1539 में शेरशाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। दैट्स ऑल, बंगाल पर अधिकार। और फाइनली मुगलिया सल्तनत में मिल गया कुल मिला के। शेरशाह सूरी तो बहुत कम समय के लिए रहा है, 5 साल, 1540 से 1545, और 1555 तक शेरशाह सूरी के वंशज रहे हैं। आगे के जो उत्तराधिकारी रहे हैं वो रहे हैं। 1555 की जुलाई में फिर कौन आ गया है गद्दी पे जी? हुमायूं आ गया 6 महीने के लिए। और फरवरी 1556 में हुमायूं जो है दीन पनाह की सीढ़ियों, पुस्तकालय सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। तो 1539 में शेरशाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से बंगाल प्रांत जो है वो दिल्ली बादशाहत में मिल जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, याद क्या करना है, पहले ये याद करना है, और फिर 2 सबसे महत्वपूर्ण, इनफैक्ट 3 सबसे महत्वपूर्ण शासक यही हैं जो आपको याद रखना है। फई सिग शरु अनु, फई सिग शरु अनु।
फई सिग शरु अनु, फई सिग शरु अनु। पहले इसको याद करिए, फिर एक एक शासक के बारे में कुछ लाइन सोचिए। मालधर वसु किसके टाइम में थे? गुरदाज खान की उपाधि किसको मिली है? अदीना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद, बड़ी सोन मस्जिद, है ना। फिर कृष्ण का अवतार किसे कहा गया? नरपति तिलक किसे कहा गया? जगत भूषण किसे कहा गया है ना। किसने शरण दी? ठीक है। और इस तरीके से सारी चीजों को पिरो लीजिए। 10-12 पॉइंट्स होते हैं बंगाल प्रांत में, ठीक है। तो ये मध्यकाल का बंगाल प्रांत है दोस्तों। प्राचीन काल का बंगाल प्रांत अपन ने सेन वंश, पाल वंश वगैरह पढ़े थे, वो अलग था। और आने वाले समय में जो आधुनिक भारत में बंगाल प्रांत पढ़ेंगे उसमें अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, ये सारे की बात करेंगे। तो 3 लेवल पे अपन एक ही चीज पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के लेवल पे ये है, मध्य भारत के लेवल पे, और आने वाले समय में आधुनिक भारत के लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। कल फिर एक नए शासन के साथ मिलेंगे, मालवा के साथ, ठीक है। और लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। स्पीड बहुत कम हुई है, त्योहार अपनी जगह चलते रहने चाहिए बेहतरीन उत्साह के साथ, लेकिन पढ़ाई का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।